Hello students, I am Indu Bana and today I am here to help you with the revision of the last lesson, which is interestingly is the very first lesson of your textbook Flamingo, right? This is a very important lesson and all type of questions are asked from this chapter. I have tried to cover them all. I hope it helps. One more thing. If you are scared of my handwriting and you are thinking you won't be able to understand what is written on the board, don't worry. I have put all these things in description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखने के लिए आप जहाँ व्यूज़ आ रहे होते हैं लेफ़्ट में उस पर टैप करेंगे तो आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ कंटेंट दिखने लगेगा. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. स्टोरी इज़ अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. स्टोरी आई से शुरू होती है. ऐसी जो स्टोरीज़ होती हैं जो आई या वी से शुरू होती हैं उनको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहा जाता है. स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल लेट दैट मॉर्निंग. राइटर कौन है? अल्फोंस डॉडे. टी साइलेंट रहता है. फ्रेंच राइटर हैं थे. बहुत पुरानी स्टोरी है, 1871 की बैकग्राउंड है. स्टोरी इज सेट इन फ्रांस. अल्सेस टिक ऑन द बॉर्डर टू बी स्पेसिफिक. मुझे कैसे पता अल्सेस की कहानी है? स्टोरी में लिखा है. टीचर एक जगह कहते हैं क्लास में, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. वहाँ से पता चलता है. अब वो इवेंट क्या है जो कि स्टोरी का बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड बनाती है. कहाँ से वो चीज़ जनरेट हुई है पूरी स्टोरी के? क्या है? जर्मनी हैज़ डिफीटेड फ्रांस डिस्ट्रिक्ट एट बॉर्डर एंड ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन. जर्मनी का नाम नहीं आया है स्टोरी में, बर्लिन का नाम आया है. बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी. बर्लिन हैव कम दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द अल्सेस एंड लॉरेंस स्कूल्स. लॉरेन भी एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर पर. यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग होते हैं उनके लाइफ वॉर टाइम में हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है. क्योंकि जो भी एनिमी कंट्रीज़ होते हैं वो सबसे पहले कौन से एरिया को कैप्चर करते हैं? कौन सा एरिया अफेक्टेड होता है? बॉर्डर वाला एरिया. जैसे इंडिया में आपने देखा होगा लद्दाख में पिछले दिनों गालवन वैली पूरा न्यूज़ में थी. चाइना ने कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया था. या फिर कारगिल है या कश्मीर के बहुत सारे एरियाज़ हैं. इस तरीके से ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के जो बॉर्डर पे हैं और उस समय वॉर में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे. ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड रियलाइजेशंस टेक प्लेस इन द क्लासरूम. इसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि सिर्फ एक बात को छोड़कर कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो क्राउड है, जो फ्रांस देखता है कि लोग वहाँ इकट्ठा हैं और जल्दी जल्दी से स्कूल की तरफ चला आता है, वो बात स्कूल से बाहर हुई है. बाकी सारी चीज़ें स्कूल में क्लासरूम के अंदर हुई हैं. ऑल राइट, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी? फ्रांस इज़ टेलिंग द स्टोरी. फ्रांस एक 13-14 ईयर्स ओल्ड कोई लड़का है. एज उसकी बताई नहीं है बट उसको पार्टिसिपल पे लेसन प्रिपेयर करने हैं तो बहुत छोटा प्राइमरी का बच्चा वो नहीं है. नाउ हु इज़ फ्रांस? किस तरीके से उसका हम कैरेक्टर स्टोरी में देखते हैं वो मैंने थोड़ा सा यहाँ कवर किया है. फ्रांस इज़ अ यंग बॉय हु स्टडीज़ इन अ स्कूल इन अल्सेस. ही लव्स outer surroundings more than his school. He doesn't like his class and lessons much. उसको बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है. He fears his strict school teacher, Mr. Himmel. यहाँ पर मैंने M लिखा है, Mr. नहीं लिखा है. स्टोरी में भी M ही लिखा हुआ है. कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या ये नाम का शॉर्ट फॉर्म है M? तो वो नहीं है. M मिस्टर के लिए है. ये फ्रेंच राइटर ने लिखी है स्टोरी और फ्रांस में जो M होता है वो मॉस्यो के लिए यूज़ होता है, मिस्टर या सर के लिए यूज़ होता है. ऑल राइट. अब फ्रांस का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो डिस्ट्रैक्टेड है बट रिस्पॉन्सिबल है. वो डिसिप्लिन्ड वो है. स्टोरी में वो बाहर घूमना पसंद करता है लेकिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको है कि इवेंचुअली मैं क्लास में चला जाऊँ. पूरा बंक नहीं करता है वो. ऑल राइट. फ्रांस इज़ अवॉइडिंग द स्कूल ऑन दैट particular day because he has not prepared his lesson on participles. उस पर्टिकुलर डे में जिसमें स्टोरी सेट है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था बिकॉज प्रिपेयर्ड नहीं था, वो रेडी नहीं था.
अब यहाँ आप अपने आप को फ्रांस इमेजिन कर सकते हैं, या आप ऐसे इमेजिन कर लें कि कोई एक बॉय है फ्रांस और उसके साथ साथ आप भी उस क्लासरूम में जाएं। उस तरीके से आपको सारी तो एक तो इवेंट्स रिकॉल होंगी जो पहले थी, और वो याद रखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, फ्रांस रीचेस द स्कूल। अब फ्रांस स्कूल में गया। जब आप स्कूल में जाते हो आपको पता होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चीज़ें हो रही होंगी। सपोज़ कि आप गए किसी दिन और वो नहीं हो रहा है। फ्रांस के साथ वैसा ही हुआ। उस दिन स्कूल की सेटिंग्स अनयूजुअल थी, नॉर्मल वाली नहीं थी। क्या अनयूजुअल था स्कूल के बारे में उस दिन? द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज दैट डे एज ऑन अ संडे मॉर्निंग. Routine activities of the school like noise of the desks, lesson reading in unison and teachers' ruler rapping on the table were missing. Mr. Himmel was behaving kindly. अब ये बात हालांकि उसको क्लास में जाके पता चलेगी, ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर में। तो उस दिन स्कूल की सेटिंग डिफरेंट थी, अब वो क्लास के अंदर जाता है। स्टूडेंट्स, यू नो द बिहेवियर ऑफ योर टीचर्स, कि कौन से टीचर डांटेंगे लेट आने पे, कौन से थोड़ा रिलैक्स्ड रहेंगे। तो अगर कोई टीचर ऐसा हो जो बहुत डांटता हो कि गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, बाहर खड़े हो जाओ, और वो किसी दिन आप लेट जाएं और आपसे कहे ओह कम इन, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, आपको कैसा लगेगा? वैसी ही फीलिंग यहाँ पर फ्रांस के साथ हुई है कि उस दिन मिस्टर हेमल ने उसको अच्छे से क्लास में रिसीव किया। और अनयूजुअल क्या क्या चीज़ें उसने वहाँ नोटिस की, दो बातें उसने इमीडिएटली नोटिस की क्लास में जाने के बाद। फर्स्ट वन कि मिस्टर हेमल वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ ब्लैक सिल्क कैप. ही वोर दिस ड्रेस ओनली ऑन प्राइज डेज और इंस्पेक्शन डेज. उन्होंने अपनी ख़ास ड्रेस पहनी हुई थी जो वो ख़ास दिनों पर पहनते थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हाउ वॉज मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, तो उसका आंसर यही हो गया। ओके, दूसरी बात क्या उसने नोटिस की, वो थोड़ी देर में नोटिस की जब वो बैठ गया, कि ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, या यहाँ पर एल्डरली पीपल भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में एल्डरली पीपल भी आ सकता है। ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द स्कूल टीचर मिस्टर हेमल. दे वर sorry for not attending the school and wanted to thank the schoolmaster for his 40 years of faithful सर्विस. अब हमने यहाँ ये भी बता दिया कि वो क्यों बैठे हुए थे विलेजर्स वहाँ पे, लेकिन जो फ्रांस है उसको ये बात अभी मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे। उसको ये बात कब पता चलेगी? जब मिस्टर हेमल अनाउंस करेंगे कुछ, और वो वर्ड्स होंगे थंडर क्लैप वर्ड्स उसके लिए, शॉकिंग। क्या हैं वो वर्ड्स? मिस्टर हेमल सेड, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in Alsace and Lorraine. तो ये जो वर्ड्स हैं कि ओह अब फ्रेंच यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, उसके लिए एकदम एक झटके का, थंडर क्लैप का काम करते हैं। अब रियलाइजेशन एंड रिफ्लेक्शंस उसको होते हैं क्लास में बैठने के बाद, ये बात सुनने के बाद, जिसको हम कहते हैं ना ओह आई सी, वो वाला मोमेंट अब उसके साथ शुरू हो गया है। उसमें हमें सारी बातें समझ में आने लगती हैं। अब उसको समझ में आता है ओह इसलिए वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के पास, ये उसमें लिखा हुआ था, ओह इसलिए एल्डरली पीपल बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं। अब फ्रांस की जो फीलिंग्स हैं वो एकदम चेंज हो गई हैं। अभी तक तो वो टीचर से डर रहा था, पढ़ना नहीं चाहता था, स्कूल बंक करना चाहता था। नाउ ही इज़ फिल्ड विद सेंस ऑफ लॉस एंड रिग्रेट कि अब ये सब ख़त्म होने वाला है, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, कैसे चेंज होती हैं वो? फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच एंड मिस्टर हेमल का भी तो लास्ट ही लेसन था, उनको अब वहाँ से चले जाना था। ही बिगेन टू फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली. ही फाउंड बुक्स अ बर्डन अर्लियर बट नाउ दे फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. ही बिगेन टू फील बैड अबाउट मिस्टर हेमल टू and forgot how cranky he was. Earlier he found his teacher cranky, but अब उसको फील हो रहा है कि वो जाने वाले हैं। फील होता है ना जब कोई जाने वाला होता है। Well, next question, will they make them sing in German, even the pigeons? What does it mean?
एक लाइन आती है कि वो ये सोचता है बैठकर वहाँ पर, रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चीज़ों पे, फ्रांस। तो वो ये बात सोच रहा है कि क्या वो ये जो कबूतर हैं, पिजन्स हैं, इनसे भी जर्मन में गाना गवा सकते हैं, गाना गवाएंगे। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्शन उसके माइंड में चल रहा है। पिजन्स जो हैं यहाँ वो फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहे हैं कि क्या उनकी भी फ्रीडम छीन ली जाएगी, क्या इतने पावरफुल हो जाएंगे जर्मनी के लोग। वेल, आंसर में हम लिखेंगे फ्रांस एंड अदर पीपल ऑफ फ्रांस have grown up using French as their language. It comes naturally to them as queen comes to pigeons. ये यहाँ पर comes आएगा. He wonders if they would snatch all the freedom and expect unnatural things from them. He wonders if imposing German language on French people is a right thing to do. किसी की भी जो मदर टंग होती है वो उसकी एक अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज होती है, तो किसी दूसरी लैंग्वेज को लोगों के ऊपर इम्पोज करना क्या सही होगा, इस तरीके की चीज़ उसके माइंड में चल रही है कि सारी फ्रीडम अब छीन लेंगे क्या जर्मनी के लोग। वेल, अब हम बात करते हैं स्कूल मास्टर की। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्कूल मास्टर जो वर्ड यूज़ होता था पुराने टाइम में, वो इसलिए होता था कि पुराने स्कूल्स की सेटिंग ना बड़ी डिफरेंट होती थी। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल ग्रेड वाइज बच्चे बैठते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। पूरा एक स्कूल में सारे बच्चे एक साथ एक जगह बैठते थे और एक ही टीचर उनको देखता था, सारे सब्जेक्ट्स भी वही पढ़ाता था और सारे स्टूडेंट्स को किसी भी एज ग्रुप के हों अकेला देखता था, स्कूल की बिल्डिंग को भी वही देखता था। तो ही वॉज काइंड ऑफ एन ओनर of that property, of that school, of those children. तो एक मास्टर वर्ड वहाँ पर यूज़ होता था। वेल, मिस्टर हेमल की बात करते हैं कि वो कैसे हैं। पहले तो हम ये जान लें थोड़ा सा उनके बारे में। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट, ब्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल हैं वो, पेट्रियाटिक हैं, उनको अपने कंट्री से बहुत प्यार है। वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि अब मतलब कंट्री के ऊपर किसी और ने कैप्चर कर लिया है कंट्री को। फेथफुल, इंट्रोस्पेक्टिव हैं क्योंकि वो एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। वो एक जगह कहते हैं कि वी टीचर, पेरेंट्स, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। सबकी गलती है। वो कहते हैं कि मैं बच्चों को भेज देता था फिशिंग के लिए, आज मुझे जाना होता था तो मैं उनको कह देता था कि मेरे प्लांट्स को वाटर करो वगैरह वगैरह। तो इंट्रोस्पेक्टिव हैं वो, एनालिटिकल भी हैं। वेल, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हेमल ऑन द डे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता है कि उनका बिहेवियर रोज़ से अलग था उस दिन। तो क्या था, एक तो वो काइंडली बिहेव कर रहे थे, यहाँ पर भी मैंने ये बात लिखी है, ये बात आप वहाँ भी लिख सकते हैं। ही हैड अ सीरियस एंड सैड लुक ऑन हिज फेस। ही डिडंट स्कोल्ड स्टूडेंट्स दैट डे। ही सेड दैट पेरेंट्स एंड टीचर्स वर नॉट सीरियस अबाउट चिल्ड्रंस स्टडी. He was disturbed and walked up and down in the classroom with ruler under his arms. रोज़ दूसरे दिनों में वो उस रूलर को या तो रैपिंग कर रहे होते थे टेबल पे या फिर बच्चों को मारते होंगे उससे, लेकिन आज वो उसको इस तरीके से लगा के अप एंड डाउन यानी आगे पीछे क्लास में घूम रहे थे। He was overcome by a strong emotion clearly. उनको देख के पता लग रहा था कि he was overcome by something very strong. Well, now next question, how did Mr. Hamel describe the French language? ये भी एक important question है। उन्होंने क्या कहा French language के बारे में? He said that French was the most beautiful, logical and clearest language in the world. It needs to be guarded as it would come to their help when caught in a difficult situation. उसने अपने students को advise किया कि आपको guard करना है इस language को। It was like a key to their prison. ये lesson में बताया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, इस लेसन की ये एक थीम है कि मदर टंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब कैसे मदर टंग इम्पोर्टेंट होती है? पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी एंड कल्चर। दूसरी बात होती है कि एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है, सारे लोगों को इकट्ठे बांध देती है मदर टंग। आपने देखा होगा कि अगर आप हिंदी स्पीकिंग हैं और आपके एरिया में बंगालीज रहते हैं तो जब कोई उनको प्राइवेट बात करनी हो या कोई सीक्रेट मैसेजेस पास करने हो जो वो आपको नहीं बताना चाहते तो वो अपनी पर्सनल लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं ना। तो इट बाइंड्स पीपल टुगेदर, हेल्प्स पीपल टू फाइट अगेंस्ट एनिमी। आप अपनी सीक्रेट चीज़ें सर्कुलेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और बहुत सारे तरीके हैं।
वर्क्स एज अ की टू प्रिजन, और ये प्रिजन के लिए की का काम करती है. इफ़ यू आर यूनाइटेड यू कैन फाइट योर एनिमी एंड यू कैन कम आउट एज विनर्स. ऑलराइट, अब इस लेसन में एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड आता है जो इसकी थीम भी है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. शॉविनिज्म होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी कि हम बेटर हैं दूसरों से. तो जब ये बात हम लैंग्वेज के लिए सोच लें कि हमारी लैंग्वेज बेटर है दूसरों से, प्लस मतलब अपनी लैंग्वेज को अच्छा सोचना कोई ख़राब बात नहीं है, साथ में हम ये कहें कि हमारे से बढ़िया किसी की नहीं है, हमारी लैंग्वेज सब जगह बोलें, सब लोग उसी को फॉलो करें, उनकी नहीं करें, तो वो जो बात आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड शॉविनिज्म. द बिलीफ दैट योर लैंग्वेज इज़ द बेस्ट एंड शुड बी यूज्ड बाय एवरीवन, अदर्स लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेबल. ये वाली जो बात है वो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कहलाती है. ये थीम भी है चैप्टर की. थीम्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. मदर टंग की इम्पोर्टेंस थीम है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म थीम है, प्लस डिलेइंग एंड रिग्रेटिंग ये भी थीम है. प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोगों की आदत होती है, आज का काम कल पे टालते रहते हैं, वो भी इसकी थीम है. थीम होती है वो मेन आइडिया जो कि लेसन पढ़ने के बाद आप बाद में सिंथेसाइज करते हैं कि ओके ये बात हो रही थी यहाँ पे. ऑलराइट, आई होप इट हेल्प्स. इट इज़ अ बिग लेसन बेसिकली. काफ़ी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं. मैंने कोशिश किया सब कवर हो गया होगा. Thanks for watching. Enjoy your life and prepare in the best way possible for your exams. Thanks.